गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अगला टॉपिक क्या अपने ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम वाली भी होगी, ज़्यादा वाली भी होगी। तो बोल रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें स्टेबल है, कौन सी नहीं है। अपने नॉर्मल वाले तो पढ़ ही लिए, ठीक है। हायर वाली का अलग से हेडिंग है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन स्टेबल होता है, कौन नहीं होता। हर कोई हायर में स्टेबल नहीं होगा ना, क्योंकि डी ब्लॉक में अपन ने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे जाने पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। देखो डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। पी में ऐसा रीजन क्यों था? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो पढ़ चुके थे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे हायर वाली स्टेबल होती है। तो ऊपर वाली जो लाइन है 3D की, उसके हायर इतने स्टेबल नहीं होंगे। जैसे मैंगनीज हो गया, मैंगनीज +7 में स्टेबल नहीं है, भले ही बनाता है। समझ में आई चीज़ें? तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो मान लो बन क्यों रहा है? कोई तो होगा जो, मान लो मैंगनीज में बोल रहा हूँ, नॉर्मल मैंगनीज रखा है, मैंगनीज से +7 बन रहा है, और मैंने बोला है कि +7 उसका स्टेबल नहीं है, तो खुद से तो नहीं बना रहा होगा, बाई चॉइस तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तक निकाल रहा है ताकि उसका डी हाफ फिल हो जाए। एस के 2 होते हैं, डी के 5 होते हैं, तो बाई चॉइस तो वो सिर्फ एस के 2 निकाल रहा है ना, ताकि वो हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा निकलवाना फिर हाफ फील्ड से, ये काम फिर सामने वाले का है। ज़बरदस्ती वो उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, तीसरा निकलवाया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो 7 इलेक्ट्रॉन हर कोई नहीं निकलवा सकता मैग्नीज से। उसके लिए सामने ऐसा ही एलिमेंट चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? फोन कॉल। उसमें से टॉप के 2, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन दोनों के अंदर ही इतनी पावर है कि वो किसी भी मतलब इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर पाए किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। तो फ्लोरीन +7 कर सकता है, ऑक्सीजन +7 कर सकता है, लेकिन बेटा मत करो ना। लेकिन इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? मान लो मैंगनीज में फ्लोरीन आया तो 7 फ्लोरीन लगेंगे ना, क्योंकि एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इतने सारे फ्लोरीन स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, 7 फ्लोरीन। इसीलिए मैंगनीज +7 में फ्लोरीन ले तो आएगा लेकिन स्टेबल नहीं होता, बनता नहीं है कभी। मैंगनीज के फ्लोरीन के पास पावर है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या आता है? एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए जो भी आ रहा है उसका, और वो टेंडेंसी रखना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी। मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे ना, भले ही 1 सिग्मा 1 पाई होगा, लेकिन बॉन्ड तो है तो स्ट्रांग तो बनेगा ना। 2-2 रस्सी से पकड़ रखा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें मोर स्टेबल जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा। तो इसीलिए मैंगनीज का जो +7 है वो अकेले फ्लोरीन का काम नहीं है। समझ में आया कि 7 फ्लोरीन आके ये काम नहीं करेंगे, दोनों ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों साथ में मिलके ये काम करेंगे, जिसमें से 3 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन आते हैं। 1 फ्लोरीन ने 1 निकाला, बचे 6, तो 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है ना, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे और 1 फ्लोरीन, तो टोटल 4 एटम हुए, ठीक है। तो 4 एटम स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम कर रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मल्टीपल बॉन्ड सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है, तो इसका बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर 3D में अनस्टेबल है, लेकिन कौन बनवा सकता है? सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इतनी पावर है, और नीचे आते आते तो खुद ही स्टेबल हो रही है, अपन ने पढ़ाई की स्टेबल है, तो उसमें फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंगनीज वाली लाइन में ज़्यादा दिक्कत है। क्रोमियम का +6 वो भी हाई ही है, तो क्रोमियम का +6 उसका हाईएस्ट है ना, तो क्रोमियम +6 में नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो क्रोमियम +6 में नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए भी फिर या तो ऑक्सीजन वाला एलिमेंट जरूरी है या फिर फ्लोरीन वाला। क्रोमियम में अपन ने वो बटरफ्लाई वाला एक पढ़ते हैं कब, जब रेडॉक्स आता है, CrO5 रहता है, ठीक है। तो उसमें भी क्रोमियम को +6 में रहता है ना माँ, तो हर कोई क्रोमियम को +6 में नहीं कर सकता, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही कर पाएंगे। O5 होगा, क्योंकि Cr ये बटरफ्लाई ऐसे बनती है वो, और ये हाँ ऐसा बनता है, ये बटरफ्लाई, ये उसके वो 2 आगे एंटीने और ये पंख, ठीक है। तो Cr अभी +6 में है ना, और ये +6 देखो स्ट्रक्चर से मैंने बताया था +6 और ये सब चीज़ें कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एक डंडा है तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, एक डंडा है तो -1 +1 -1 -1 +1 2 डंडे है ना, तो -2 +2, तो कितने प्लस आए? 2 3 4 5 6। तो क्रोमियम यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6 में।
तो क्रोमियम को +6 में हर कोई नहीं कर सकता, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन, इनके ही काम है। तो ये बटरफ्लाई शेप अपन रेडॉक्स में पढ़ते हैं, तो क्रोमियम का +6 या तो फ्लोरीन कर रहा है, तो CrF6 या फिर CrO5 क्या बनेगा। ये तो चलो हैलाइड्स का लिखा है, बट ऑक्साइड का भी जब लिखूंगा तो तुम समझ जाओगे ना, CrO5 भी कर लेगा। तो मैंगनीज में ऑक्साइड और हैलाइड, तो हैलाइड मैंगनीज को नहीं कर पाएगा अकेला, उसको दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा। तो वो आता है MnF7 नहीं बनता, इसीलिए क्रॉस मारा है, बिकॉज 7 एटम्स हो जाएंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, तो अनस्टेबल होता है तो बनते ही नहीं है। उसके लिए दोनों एटम को साथ में ही आना पड़ेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को। तो Mn के साथ 3 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, वही MnA डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और 1 फ्लोरीन लगा देना, क्लियर है। तो ये जाएगा इसका, तो ये बनता है 4 एटम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो गया, और इन दोनों के पास कैपेसिटी है, मल्टीपल बॉन्ड वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। कल अपन एक पॉइंट लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्रिएट करते हैं ड्यू टू 2 रीजन। पहला है इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। हाँ वो इधर आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया सभी को, ठीक है। और हाँ ये लेटाइस वाली चीजें भी आ जाएगी, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही छोटे एटम है कंपेयर, तो उनकी लेटाइस एनर्जी भी ज्यादा ही रहती है, ठीक है। जो छोटे छोटे एटम से अगर कोई चीज बन रही है, चाहे वो एनायन हो चाहे कैटायन हो, तो उनकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होती है। अगर साइज और चार्ज दोनों को देखूंगा तो मैं आयनिक पोटेंशियल देखता हूँ, फिर क्या आयनिक पोटेंशियल वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा रहे कि चार्ज ज्यादा और साइज छोटे से छोटा, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना समझ में आया क्या था कि 3D में मैंगनीज और क्रोमियम जो है, जो हाई में बन रहे हैं लेकिन अनस्टेबल है, तो उनको कौन बना के रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो यह है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन स्टेबल होगा और उनको करता कौन है स्टेबल, क्लियर है। तो कभी भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो स्टेबल करते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो वही देखो, पहली चीज तो ट्रांजिशन मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबिलिटी रखेंगे नहीं, रखेंगे तो सिर्फ किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। तो वही लिखा है ट्रांजिशन मेटल हेलोजेंस के साथ, वो भी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पे ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड्स बनते हैं। सेम ऑक्साइड्स के केस में भी है कि इतनी आसानी से नहीं बनाएंगे, तो हैलाइड्स और ऑक्साइड दोनों ही कहीं ना कहीं ये हाई टेम्परेचर, यही 2 लगेंगे जिसमें मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। तो वही पॉइंट लिखा है। हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर पता ही अपने को कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ही होता है। लेकिन हेलोजन के हाइड्राइड्स HiHF उनमें फिर लास्ट वाला होता है ना। अगर एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये देता है ना, वो HF, HCl, HBr, HI, तो HI होता है ना, जो कि उसको साइज का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो टूट के जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। तो ये कभी आता है, अपने को यहाँ पे यही वाला काम का है ना, क्योंकि हेलोजन ही चाहिए, हेलोजन का हाइड्राइड नहीं चाहिए, क्लियर है। बट वो ऊपर मार्जिन पे लिख लेना ताकि याद रहे। फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली शोन बाय हैलाइड और ऑक्साइड, और हैलाइड में भी कौन, फ्लोरीन मोस्टली, ठीक है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये ही 2 ऐसे हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी कंपाउंड को रख सकते हैं, वही चीजें। सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन। इन सब में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाना उसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पसंद करते हैं, फ्लोरीन के साथ, और वही बना भी पाता है। बाकी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल वाले, ठीक है। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हैलाइड तो नहीं है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हैलाइड नहीं है, फिर आता है क्लोरीन, तो चौथे नंबर पे आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा है, तो वो इतना नहीं कर पाएगा जितना फ्लोरीन है, फ्लोरीन से 4 गुना कम है उसका पावर, क्लियर है। तो इसीलिए पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी नहीं कर पा रहा तो फ्लोरीन तो फिर दूर की बात है, ठीक है। तो ये समझ में आया पॉइंट, ठीक है। TiX4 बनेगा। अब देखो +4 तो कर लेगा ना, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, +4 तक तो ले आएंगे ये, ठीक है। तो +4 तक में सारे आ गए। +5 में भी ठीक है, वेनेडियम को +5 में कौन बनाएगा, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ज्यादा काम है, फ्लोरीन का यहाँ पे, वेनेडियम को +5, क्योंकि वेनेडियम का +5 उसका हाईएस्ट है शायद, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हाँ वेनेडियम का +5 उसका हाईएस्ट है, तो उसके हाईएस्ट में या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन, तो कंपाउंड याद रखना फ्लोरीन बना रहा है उसको अपने हाईएस्ट में, वेनेडियम +5 में यहाँ पे,
देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम अपनी हाईएस्ट में +4, वेनेडियम अपनी हाईएस्ट में +5, तो टाइटेनियम अपनी हाईएस्ट में +4 में, तो +4 तो चारों बना सकते हैं, लेकिन +5 में फिर इनकी पावर कम हो जाएगी, तो फ्लोरीन बना पा रहा है। अगला क्रोमियम का ही में +6 में, तो +6 भी बाकी सारे हैलाइड्स नहीं बना पाएंगे, फ्लोरीन ही बना पाता है, तो फ्लोरीन ने +6 वाला बनाया। और ये ऑक्साइड है ना, ये हैलाइड नहीं है, तो बट फिर भी देखो क्रोमियम का अगर +5 बनवाना है मेरे को, तो वो ऑक्साइड बना लेगा, क्योंकि देखो +6 अगर फ्लोरीन बनवा पा रहा है तो +6 ऑक्साइड तो बना ही सकता है ना। क्लियर है, ये आया समझ में? हाँ ये ठीक है, हाँ सॉरी, क्रोमियम पे भी +6 आएगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में दे रखा है। क्लियर है सभी को? तो फ्लोराइड क्रोमियम में +6 ऑक्साइड भी बना सकता है, फ्लोराइड भी बना सकता है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगला MnF7 से फ्लोरीन नहीं बना पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन MnO3F बना लेगा, क्योंकि इसमें टोटल 4 ही एटम है, साइड एटम है ना, वो 4 साइड एटम है वो, और 7 साइड एटम है वो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, ये बनेगा, और उसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका स्ट्रक्चर MnF7 का स्ट्रक्चर क्या है, 7 डंडे बनाना, FFFF कर देना, ये मैंगनीज से 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 फ्लोरीन लगा देना, लेकिन ऐसा आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये नहीं बनता, ये बनता है, समझ गए इतना? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज इज नॉट शोन बाय सिंपल हैलाइड्स, ठीक है, सिर्फ हैलाइड्स, सिंपल हैलाइड्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ हैलाइड्स, तो +7 सिर्फ और सिर्फ हैलाइड शो नहीं करेंगे। हाउएवर MnO3F इज नोन विद Mn+7, ये बनता है, सिर्फ हैलाइड शो नहीं कर पाएंगे वो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज इज नॉट शोन बाय सिंपल हैलाइड्स, मतलब सिंपल हैलाइड्स का मतलब यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ हैलाइड शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके साथ ऑक्सीजन और हैलाइड्स दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, तब बन पाएगा, तो वही, लेकिन हाउएवर ये बनता है। क्लियर है? चलो, ये बीच वाले पॉइंट आखिरी में आएंगे, ठीक है, तो अभी ये वाला पॉइंट अपने पास, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन क्यों बना पा रहा है, एक तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड वाली चीज इसके पास तो है नहीं, लेकिन लेटाइस अच्छा बनाएगा ना, और छोटा एटम है, चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो लेटाइस अच्छा बनाएगा, और बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगी इसकी, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट वीक होता है, और कोई भी कोवेलेंट में आयनिक कब आता है, थोड़ा बहुत पार्शियल आयनिक, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है, और जब भी फ्लोरीन आ गया किसी भी एटम के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आया ना, तो ओरिजिनल कोवेलेंट से तो आयनिक स्ट्रॉन्ग ही होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक, फिर पार्शियल कोवेलेंट, फिर कोवेलेंट, तो कंपैरेटिव जहाँ भी फ्लोरीन आएगा वो लेटाइस एनर्जी उसकी अच्छी रहती है। तो एक ये, और एक बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से, ये दो रीज़न है कि फ्लोरीन कहीं भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करता है चीज़ें। क्लियर है? क्योंकि स्टेबल चीज़ें कब होगी, जब अच्छा लेटाइस बनेगा, भले ही ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, लेकिन लेटाइस अच्छा बन रहा है तो स्टेबल है, और लेटाइस अच्छा कौन बना पाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, और बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर तो वो दोनों काम इसका रहता है, तो वही थ्योरेटिकल इसमें लिखा है बस। द टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा इधर आवाज नहीं, द टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, एदर ड्यू टू हाई लेटाइस एंथैल्पी एज इन केस ऑफ COF3, इसमें कोबाल्ट का F3, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो इधर से इधर जाने पे साइज कम होता है ना, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज भी कम ही होता है, तो दोनों के साइज कम है तो लेटाइस अच्छा बनेगा, तो COF3, क्योंकि मैंगनीज का साइज कंपैरेटिव बड़ा है कोबाल्ट और इनसे, ठीक है, तो COF3 में लेटाइस वाली चीज आ रही है, और या फिर हायर बॉन्ड एंथैल्पी ड्यू टू हायर कोवेलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं उतने ज्यादा वो चीज स्टेबल रहेगी, तो BF5 और CrF6, लेकिन ये चीज MnF7 में नहीं लगती, ठीक है, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, भले बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, धक्का मुक्की की वजह से बॉन्ड फिर वीक हो जाते हैं। तो अगर तुमसे
लेटाइस वाला एग्जांपल पूछ रहा है तो COF3 है। अगर पूछ रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी हाई, ये हायर वाला ही है, ठीक है। अगर पूछ रहा है हाई बॉन्ड एंथैल्पी तो वो इन दोनों में शो कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि वैनेडियम का साइज तो बड़ा है लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से वो बन रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम साइज बड़ा है लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से बन रहा है। कोबाल्ट का साइज छोटा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्या जो भी, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट का साइज कम है ना, तो साइज कम है तो उसका रीजन क्या जाएगा? लेटाइस। इसका साइज ज्यादा है तो रीजन क्या जाएगा? हाई बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है सभी को? है, ठीक है। वही चीज इधर लिख दी है कि ये दो रीजन होते हैं। अब देखो, फ्लोराइड आर रिलेटिवली अनस्टेबल विद द लो। फ्लोराइड ऐसा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब वो हाई वालों को स्टेबल कर रहा है तो लो वाली चीजों में छेड़खानी नहीं करेगा ना, कि वो +1 में भी काम करे, +2 में भी करे, +7 में भी करे। वो हायर वाले में काम करता है, लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन काम नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो वही लिखा है कि फ्लोराइड आर रिलेटिवली अनस्टेबल विद द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यार, किसी भी एक चीज का एक फिक्स काम होगा, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर हायर वालों को स्टेबल कर रहे हैं तो लोअर में वो स्टेबल नहीं करेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे या इतनी पावर से। क्लियर है? समझ गए थोड़ा? ठीक है, बस। तो फ्लोराइड आर रिलेटिवली अनस्टेबल इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। वेनेडियम, जैसे VX2 अगर बन रहा है, वेनेडियम का हैलाइड में को बनाना भी है तो फ्लोरीन नहीं बनाएगा, उसके अलावा बाकी के हैलाइड्स बनाएंगे। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन नहीं बनाया क्योंकि फ्लोरीन का काम तो हाई में स्टेबल करना है ना। यहाँ पे कितने ही है? +2, तो +2 वाला काम फ्लोरीन का नहीं रहेगा, फिर उसके अलावा बाकी हैलाइड्स का है। क्लियर है? कॉपर, कॉपर CuX, तो ये तो कॉपर +1 में आ गया ना, तो +1 तो बिल्कुल नहीं होगा मतलब फ्लोरीन वाले का, तो क्लोरीन और आयोडीन का है। ब्रोमीन भी नहीं लिखा है उसने। ठीक है। क्यों नहीं लिखा? नो आइडिया। क्लोरीन और आयोडीन का याद रखना, मतलब फ्लोरीन तो नहीं होगा, अपने को इतना याद रखना है कि जब भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो फ्लोरीन का काम तो नहीं है, वो अदर हैलाइड्स कर सकते हैं। अदर में क्लोरीन तो कर ही रहा है दोनों में, आयोडीन भी दोनों में कर रहा है, बस ब्रोमीन इसमें कर रहा है, इतना रखना। क्लियर है? ठीक है। ऑल द कॉपर हैलाइड्स आर नोन, सारे कॉपर के हैलाइड्स मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट Cu2I2 मतलब आयोडीन। तो ये पॉइंट इसका यहाँ पे लिखा है कि कॉपर के बाकी सारे हैलाइड मिलेंगे, बाकी सारे मिलेंगे, आयोडीन वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि चलो, तो कॉपर का ये पढ़ा अपन ने, ठीक है, कि कॉपर का हैलाइड बन रहा है क्लोरीन और आयोडीन के साथ, तो Cui हाँ यहाँ पे बन जाएगा, अब दिया है तो। ठीक है। अब ऑल द कॉपर हैलाइड्स, लेकिन सेकंड वाले याद रखना। हाँ, Cu+2, इसका मतलब ये है। तो ऑल द कॉपर +2 हैलाइड्स आर नोन, सारे कॉपर के हैलाइड मिलते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। तो कॉपर के जो +2 वाले होंगे वो आयोडीन से नहीं बनेंगे, मतलब CuX2 एग्जिस्ट करेगा बाकी सब में, लेकिन Cu2 नहीं करेगा। अब ये क्यों हो रहा है कि ये आयोडीन में नहीं बनाता? क्योंकि Cu+2 ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन माइनस को I2 में बना देता है, तो Cu+2 को इससे मिलके ये बनाना चाहिए था, कॉपर को 4 आयोडीन से मिलके ये बनाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये नहीं बनाते हुए वो क्या करता है, ये जो आयोडीन है 4I- को, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ये बनेगा ही नहीं ना। 4I है तो I2 बनेगा, बट वो क्या करता है, आयोडीन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है नॉर्मल में, तो नॉर्मल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है, तो यही बोल रहा है कि I2 को वो I- को I2 में कर देता है। क्लियर है? तो इसीलिए जब I फ्री ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कैसे कॉपर +2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए C2I2 नहीं बनता। ठीक है, और इसका रीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज्ड है उसमें बीच में कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स या कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, फिर नॉन मेटल्स जब देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी जब सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें तुम समझ जाओगे कि ये रीजन क्यों हो रहा होगा, कि कौन किसको रिप्लेस करता है, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो अभी जितना दिया उतना याद कर लेते हैं। अगला, मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। कॉपर 1 के बहुत सारे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर देते हैं। बस पढ़ते रहो यार। क्या ये रहा, कॉपर +2 से कॉपर +2 बन गया और कॉपर दोनों बने। देखो, हाँ बेटा आ जाओ। देखो भाई, कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर +2 मतलब सेम ही है, और एक और क्या है 0, कुछ नहीं लिखा है ना कोई भी एलिमेंट के ऊपर, तो 0 होता है। नॉर्मल एलिमेंट पे कुछ नहीं लिखते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाती है 0। तो वो क्या कर रहा है, कॉपर +2 को काय में कन्वर्ट कर रहा है
जीरो में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बस इतना याद रखो। तुमको एक चीज याद होनी चाहिए कि कॉपर 1 के अनस्टेबल होते हैं एक्वस में। कॉपर 1 के जो भी कंपाउंड्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर देते हैं। इसका मतलब है कॉपर +2 को कॉपर 0 में कन्वर्ट कर रहा है, बस। क्लियर है। अब इसी के जो ये स्टार यहाँ लगा रखा है ना बेटा, ये स्टार यहाँ लगा रखा है, तो इसको यहीं पे लिख लेना इस वाले पॉइंट को कि Cu2 X2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट Cu2 I2 वो नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो हैशटैग वाला लगाया वो कहाँ लगाया था, लास्ट वाले में जो लगाया ना हैशटैग, ये यहीं पे आएगा। तो इस पॉइंट के नीचे ये चीज लिख लेना कि इन एक्वस मीडियम कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस, क्योंकि लिखा है ना इसने कॉपर प्लस सिंगल 1 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है रेदर देन कॉपर प्लस। क्यों, क्योंकि +2 की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है, और +1 की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। और हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +2 की ज्यादा होती है कॉपर प्लस से, इसीलिए ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। बस इतना रीजन लिख लेना और याद कर लेना इस चीज को, ठीक है। सीमॉस सुना है, सीमॉस में भी 92 मिनरल्स होते हैं, 90-92, और सीमॉस खरीदोगे महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा, ठीक है। डेली खाओगे तो बहुत महंगा, तो बेटर है मोरिंगा, अपने जो इंडिया लेवल पे मिल जाता है मोरिंगा का पाउडर या जो भी है वो बेस्ट है। हाँ, या तो सब्जी खा लो, लेकिन सब्जी रोज रोज नहीं खाएंगे ना, तो बेटर है या तो कैप्सूल खा लो डेली, या पाउडर को पानी में मिला के पी लो, वो चीज़ बेस्ट होती है। चलो इधर सारे, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम का है भी नहीं। चलो सुनो, इसके पहले जो अभी लिखा था ना अपन ने, उसमें हेलाइट्स पढ़े थे बेटा, आवाज नहीं करना अभी, ठीक है। 10 मिनट और पढ़ लो चुपचाप। इसके पहले जो पढ़े थे अपन ने वो हेलाइट्स पढ़े थे, और उसमें यहाँ पे मैंने जरूर ऑक्सीजन वाला एक एग्जांपल लिख दिया था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे उसमें पॉइंट्स लिखे थे हेलाइट्स के। और हेलाइट्स में भी मेन कौन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास ही ऐसी कैपेसिटी जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चीजें स्टेबल रखता है। तो अपन अपनी हेडिंग क्या है आज की बेटा, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाई में दो ही होते हैं, या तो हेलाइट्स, हेलाइट्स में भी कौन, फ्लोरीन मेनली, ठीक है, और सेकंड होता है ऑक्साइड्स। तो फ्लोराइड वाली हेडिंग अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो उस हेडिंग के जस्ट ऊपर 1 नंबर डाल के हेलाइट्स और ब्रैकेट में F लिख लेना, फ्लोरीन मेनली, ठीक है। और सेकंड वाली हेडिंग है अपनी ऑक्साइड्स, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड कैसे स्टेबल कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल क्या है वो लिखना है अब, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी मैं पूछूं कि ज्यादा बेटर कौन है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने में, ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेकंड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। फ्लोरीन एक क्राइटेरिया को ही फुलफिल कर रहा था, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से भी मुझे चूज करना हो तो ऑक्सीजन ज्यादा बेटर स्टेबल करता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। क्लियर है, वही पॉइंट लिखा है कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिट्स दैट्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है फ्लोरीन से, एक्सिट्स मतलब उससे ज्यादा बेटर, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन हैव द ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, चीजें 3-4 बार लिखा दी अलग अलग जगह और पढ़ा भी दी है, क्लियर, ठीक है। मैंगनीज हाईएस्ट फ्लोराइड अपना MF4 ही बनाता है, MnF4, इससे ऊपर हाईएस्ट फ्लोराइड बनाएगा नहीं वो। देखो तो अपन ने ये पढ़ लिया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा बेस्ट कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लोराइड एक लिमिट तक ही आ पाएगा। तो बोल रहे हैं मैंगनीज का हाईएस्ट फ्लोराइड कहाँ बनता है, MnF4, और वो जब यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ भी लिखा है MnF4 हाईएस्ट फ्लोराइड होता है उसका, ठीक है। फिर मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्साइड कहाँ तक बनता है, ऑक्साइड ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा रही है, +4, तो फ्लोराइड मैक्सिमम +4 तक की ही क्रिएट कर पा रहा है मैंगनीज में, लेकिन ऑक्साइड कितने की कर रहा है, +7, 7 2 से 14, ऑक्सीजन की 2 होती है। हाँ तो ये पॉइंट तो खत्म करूं, ठीक है। चलो हाँ, 7 2 से कितना होता है 14, 14 डिवाइड विद 2 करूंगा तो 7 आया ना। तो ऑक्साइड 7 तक की क्रिएट कर सकता है और फ्लोराइड सिर्फ +4 तक की। तो दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ऑक्सीजन। तो ये इसीलिए, ठीक है, और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। देखो अगला पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो +2 और +3 में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली। कोई भी यार लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना एस ब्लॉक में भी तो ये था ना, +1 +2 शो कर रहे हैं, और वो एस ब्लॉक वाले मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, +1 +2 वाले। फ्लोरीन और ये सब भी मोस्टली कहीं ना कहीं NaF, तो ये 1 या 2 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं मोस्टली आयनिक बनाते हैं। तो
ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ तो उसका स्टार्ट ही 2 से होता है ना, बेसिक 1 को हटा दो तो 2 और 3 वाले क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड अधिकतर। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाता है। ये चीज अपन ने पढ़ी है पोलराइजेशन में, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ा है ना। तो जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ मैंगनीज का कितना है +4 है, तो कंपैरेटिव हाई है, नहीं +8 कैसे हो गया यार, मैंगनीज तो +8 में रहता ही नहीं है। वही 8 तो होता ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, चलो इधर +2+3 आयनिक बॉन्ड बनाता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मेरी गलतियां नहीं है ना, मैं तो पढ़ पढ़ के करेक्ट कर रहा हूँ। चलो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट बनाता है, ये जिस पोलराइजेशन में पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ा था, मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द पोलराइजिंग पावर मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो वही लिखा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैंगनीज +7 में है ना, तो +7 वाला कोवेलेंट ही होगा। क्लियर है। As the oxidation number of metal increases, the ionic character of their oxide decreases। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट बढ़ रहा है ना, तो आयनिक पोर्शन उसका कम होते जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला पॉइंट इधर देखो, जितने ज्यादा, और ये चीज भी अपन ने पढ़ी, जितना ज्यादा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो उतना एसिडिक, जितना कम पॉजिटिव या जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बेसिक। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो भी होगी वो अपने कंपाउंड्स एसिडिक ही रहेगा। जैसे मैंगनीज अगर 7 शो कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो एसिडिक ही है, उसको बेसिक में नहीं ले पाओगे। क्लियर है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एसिडिक होते हैं नेचर में। ये कल भी लिखा था अपने +1 +2 +3 बेसिक होंगे, +4 एम्फोटेरिक होगा, +5 से +8 तक, क्योंकि ये वो बनाएगा ना ऑस्मियम और इरिडियम, वही थे ऑस्मियम और रुथेनियम थे। ठीक है, ऑस्मियम और इरिडियम तो मेल्टिंग बॉइलिंग का डेंसिटी का, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, ऑस्मियम और रुथेनियम। ठीक है, तो +8 में ये दो रहते हैं। ठीक है, तो जितने हायर वाले हैं वो एसिडिक होंगे, लेकिन एक ही है +3 वाला जो एम्फोटेरिक होता है, Cr2O3, ये याद रखना, क्रोमियम का ऑक्साइड। और ये क्रोमियम का ऑक्साइड पता है कहाँ पढ़ा था, कल ही पढ़ के आए थे। क्रोमियम रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ड्यू टू क्रोमियम का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना, SRP वाले में पढ़ा था। ठीक है, इस लेयर की वजह से वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, फिर हायर ऑक्सीडेशन, द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। देखो मैंगनीज का ग्रुप नंबर कौन सा है, उसमें कंपेयर करो तो 5, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव हायर ऑक्सीडेशन उसके आसपास ही रहती है, कोइंसाइड करती है। स्कैंडियम का यहाँ पे कितना आ रहा है, 6/2 3 है ना, तो उसका ग्रुप, सॉरी यहाँ ग्रुप नंबर क्या है, 3 आता है। अगर यहाँ से गिनूं S ब्लॉक से तो 1 2 और फिर D का पहला 3। ठीक है, मैंगनीज यहाँ पे 5 पे आता है, यहाँ से गिनूंगा तो 7 पे आएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे +7 उसके ग्रुप नंबर से उसके हाईएस्ट कोइंसाइड हो रही है ना। क्लियर है सभी को, जो भी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप नंबर से कोइंसाइड होती है। तो ये समझ में आया, जो भी ग्रुप नंबर है उससे। ठीक है, देख लेना है। अब देखो अपन ने पढ़ लिया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स पढ़े, हैलाइड्स में फ्लोरीन पढ़ा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन पढ़ा। क्लियर है। और दोनों में से पूछूं ज्यादा स्टेबल कौन रखता है हायर में, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है और मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी भी है, तो इसीलिए वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है। अब ये उन दोनों का कंक्लूजन है। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैंने लिखे, मैंने पूरी टेबल्स नहीं बनाई है, कोई मतलब नहीं है, वो तुम खुद से बना सकते हो, बना लोगे ना। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाए थे ना, टाइटेनियम +2 +3 में होता है, वेनेडियम +2 +3 +4 में होता है, तो ऊपर चार्ज लिख के सामने ऑक्सीजन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते रहना बहुत सारे। क्लियर है। तो जो काम के हैं या जो याद रखने हैं वो लिखे हैं मैंने, क्योंकि देखो ये बोला है ना अभी कि फ्लोराइड अपनी हाईएस्ट में रहता है ज्यादा, तो हाईएस्ट मतलब अपन क्या माने, +7 माने, +6 माने, बीच में डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, चलो इधर, तो फ्लोराइड अपने हाईएस्ट में रहता है, अपन ने पढ़ा +7 +6, तो कहाँ तक, मतलब किन किन के फ्लोराइड्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे याद होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड्स एक्सेप्शन है ना। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड का पता होना चाहिए किन किन के साथ कैसे बनेंगे। ठीक है, ऑक्साइड तो ऑलमोस्ट सारे बन रहे हैं,
ठीक है, फ्लोराइड में बस दिक्कत है, वेनेडियम का फ्लोराइड बनता है, अपने को लगेगा सिर्फ मैंगनीज और क्रोमियम में ही बनेगा, लेकिन वेनेडियम का भी बनता है। वेनेडियम का क्लोराइड नहीं बनेगा, फ्लोराइड बन रहा है लेकिन क्लोराइड नहीं बन रहा। तो जो चीजें याद रखनी हो बता रहा हूँ। स्कैंडियम का हैलाइड्स बनेगा ही नहीं, कोई सा भी हो, स्कैंडियम के हैलाइड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। ऑक्साइड बनेंगे, पहले हैलाइड्स देख लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम का कोई हैलाइड नहीं बनेगा, टाइटेनियम के तो +2 +3 दोनों में बन जाएगा, ठीक है। वेनेडियम का फ्लोराइड बनेगा, फ्लोराइड कहाँ कहाँ बन रहे हैं सिर्फ वो याद रखना, बाकी जगह फ्लोराइड नहीं बनेगा, क्लियर है। तो VF5 बनेगा लेकिन VCl5 ये यहाँ नहीं बन रहा। क्रोमियम में F5 में भी बनता है, F6 में भी बनता है। मैंगनीज में +3 और +4 तक ही बनेगा, उसके ऊपर अगर कुछ बनाना है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, क्लियर है। तो ये दो याद होने चाहिए। फिर आयरन में जो, चलो ऑक्साइड है वो बता दो, कोबाल्ट में F3 में बनेगा, और कॉपर में Cu2X2 पड़ा है, एक्सेप्ट Cu2I2। ये तो इतने जो हैलाइड्स है इनसे क्वेश्चन, जैसे मैंगनीज का तो अपने को याद रखना है कि मैंगनीज का हाईएस्ट फ्लोराइड क्या बन सकता है, F4, F3 और F4 ये दो ही बनते हैं। क्रोमियम F5 F6 दोनों बनते हैं, वेनेडियम F5 ही बनता है, इसका क्लोराइड नहीं बनता, ठीक है। ये समझ में आया। बाकी सारे हैलाइड सब बनाएंगे, ऊपर चार्ज लिखना, सामने हेलोजन लिखना, कितने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। ऑक्साइड सभी के सारे बन रहे हैं, बस एक तुमको याद रखना दो, कि एक मैंगनीज में देखो MnO से लेके Mn2O7, मतलब ये +2 है ना, +2 से लेके +7 तक बीच के सारे ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये आयरन वाला जो है ना, आयरन में एक चीज ये अलग से याद रखने की, Fe3O4 जो होता है, इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है ना, तो वो 2 पॉइंट में कुछ आएगा। तो पॉइंट में जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है तुम लोगों को, समझ जाना वो दो चीजों से मिलके बना है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आती, ठीक है। ये अपन रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से, तो वहां भी आएगा कि Fe3O4 जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, और किन दो चीजों का मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO.Fe2O3। तो FeO में कितना आता है, +2, Fe2O3 में कितना आता है, +3, तो इन दोनों का मिक्सचर है Fe3O4। तो एक ये याद होना चाहिए, ये मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा वापस। ऐसे और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऐसे पार्शियल में आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो वहाँ पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो एक याद होना चाहिए। बाकी सबके सारे ऑक्साइड बनेंगे, कॉपर +1 में भी बनेगा, +2 में बनेगा, जिंक भी +2 में बनेगा, तो जो भी अपने अपने ऑक्साइड होंगे ना रेस्पेक्टिव्स बनेंगे, क्लियर है। चलो, तो ये वाला टॉपिक मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद 4 छोटे छोटे टॉपिक बचे, वो परसों पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो परसों खत्म करके उसके बाद K2Cr2O7 और KMnO4 यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो फिर एक दिन का लेक्चर वो रहेगा। तो दो या मैक्स टू मैक्स खींचा भी तो 3 दिन और में तुम्हारा ये DNF खत्म हो जाएगा। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, हार्डली 5 मिनट का ब्रेक है। थैंक यू सो मच। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज का टॉपिक क्या है, DNF ब्लॉक के ऑलमोस्ट जो मेन टॉपिक थे वो खत्म हो गए। अब छोटे छोटे से कुछ टॉपिक बचे हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन ही काम का है, ये वाला इतना काम का नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। इसीलिए बोला है कि छोटा सा पोर्शन है, इतना ही समझना है मेन। ये सब तो रटने वाला है, P ब्लॉक का पोर्शन है, बट यहाँ पे लिख लिया अपन ने, ठीक है। चलो, तो अपनी हेडिंग क्या आज की, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये चीज तुम लोग एटलीस्ट बायो में थोड़ी तो पढ़ी होगी, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एंजाइम, ठीक है। तो वहीं से पॉइंट आया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को तेज या स्लो, तेज ही करता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन नेगेटिव वाला होगा तो स्लो भी कर देता है, ठीक है। लेकिन अपन यूज क्यों करते हैं कभी भी, कोई भी रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ा है कभी, कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, पढ़ी ये चीजें जितनी। अरे, एक्टिवेशन एनर्जी पता है क्या होता है, होती क्या है, ये पूछा था मैं। चलो इधर देखो, जो भी होता है। चलो, टाइम होगा। चलो देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिखा है, वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी लिखी है। कोई भी कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसके पास पहले से खुद की कुछ एनर्जी होगी, जीरो एनर्जी तो नहीं होगी। तो जो उसकी पहले से एनर्जी है वो ये है, इसको जो भी तुम सिंबल देना चाहो, ठीक है, वो दे सकते हो कि ये कौन सी है, पहले वाली एनर्जी जो उसके पास पहले से है, ठीक है। उसके बाद उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, तो वो एक्टिवेशन वाली ये होती है, ये यहाँ तक,
ये वाली। तो ये उसके पास पहले से थी, ये पहले से थी और इतनी नहीं लगी उसको, ठीक है। तो कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल के पास पहले से होती है, उसको अपन ने जब थोड़ी और एनर्जी दी तो वो उसके एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। थ्रेशोल्ड मतलब उसकी एक मिनिमम लिमिट की, बस इतनी एनर्जी मिल गई तो रिएक्शन करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसका थ्रेशोल्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये प्लस ये मिला के थ्रेशोल्ड हो गई, ठीक है। और एक्टिवेट करने में कितनी लगी, बस ये नई वाली ना, ये पहले की तो पहले से थी, तो ये वाली होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी ए, एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी लगी, क्लियर है। तो कोई भी एंजाइम क्या, देखो रिएक्शन करने के लिए मैंने क्या बोला, मान लो उसके पास 5 एनर्जी पहले से थी, 5, ठीक है। उसको रिएक्शन करने के लिए उससे ज़्यादा ही चाहिए, वरना वो नॉर्मल स्टेट में ही रिएक्शन कर लेता, ठीक है। तो मान लो मैंने उसको और जो भी एनर्जी दी कहीं से भी, ठीक है, और वो अपनी एनर्जी बढ़ा बढ़ा के अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। थ्रेशोल्ड तक जैसे ही पहुंचा रिएक्शन करने लगेगा। तो जो एंजाइम या कैटलिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो थ्रेशोल्ड तक पहुंच रहा है इस एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं कि वो कम एनर्जी में ही रिएक्शन करने लगे। तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। मान लो कोई एक मैंने कैटलिस्ट डाला, उसने क्या किया, इतनी तो पहले से थी, उसको ऐसा कर दिया उसने, तो अब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी चाहिए ना, बस पहले से थी, उसमें थोड़ी सी और एनर्जी डाल दूंगा, रिएक्शन करने लगेगा, ये है। तो ये आता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो देखो कौन सी रिएक्शन में यूज होते हैं, अपने को कोई काम का नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत बढ़ा देंगे ताकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाए, क्लियर। तो नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो करते हैं रिएक्शन को, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के, और पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करते हैं, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये किसका काम होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट होता क्या है, कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करे, ठीक है। वो 2 टाइप से होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक और क्या होगा बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीजेस ताकि रिएक्शन जल्दी हो, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीजेस ताकि रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, रिएक्शन फास्ट, ठीक, और इसमें रिएक्शन कैसी होगी, ये चीज समझ गए, ठीक है। तो अपन बहुत सारी बायो में भी रिएक्शन पढ़ते हैं कि मान लो कभी आयरन उसने डाला, कभी कोबाल्ट रख रखा है, कभी मैंगनीज रखा है कोई रिएक्शन में, तो वो क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो कैटलिस्ट होंगे वो अपने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वाली चीज में आते हैं। ये तुम लोगों ने बायो में एंजाइम वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, एक छोटा सा पोर्शन में लिख के बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक होता है एपो एंजाइम, ठीक है, ये 2 चीजों से मिलके बनता है, एक ओरिजिनल एंजाइम प्लस को फैक्टर। फिर को फैक्टर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है को एंजाइम, एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जिसमें ये वही आयरन मैंगनीज कुछ भी लगा सकते हो जो भी, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। और एक और होता है, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि हीम होता है, ये उसका एग्जांपल होता है, ये, ठीक है। तो कोई भी एंजाइम जब होता है तो ओरिजिनल वो एंजाइम है, एंजाइम को उसके साथ काम करने के लिए क्या लगेगा, देखो ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल एंजाइम है, और एंजाइम क्या होता है, 3 डिग्री प्रोटीन, ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसके साथ कोई भी चीज आएगी, कोई भी चीज में जो भी आ रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको साथ देने वाला ना, तो को फैक्टर। अब वो को फैक्टर 3 टाइप के आ सकते हैं, या तो एंजाइम के साथ एक और एंजाइम आ जाए तो 2 एंजाइम मिलके ज्यादा जल्दी काम करेंगे, या फिर उस एंजाइम के साथ आयरन मैंगनीज कोई भी इनऑर्गेनिक मेटल आ जाए तो वो ज्यादा काम करेंगे, या फिर उस एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसका एक एग्जांपल है हीम, ये आ जाए तो ज्यादा काम करेंगे। तो एंजाइम के साथ को एंजाइम लग गया तो भी वो एपो एंजाइम है, एंजाइम के साथ आयरन लग गया तो भी वो एपो एंजाइम है, एंजाइम के साथ हीम अटैच हो गया तो भी वो एपो एंजाइम है, समझ गए।
तो एपो एंजाइम मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल एंजाइम प्लस उसकी हेल्प करने वाला। तो जो चीज हेल्प करने आ रही है उसमें 3 चीजें, उसमें से जो केमिस्ट्री में अपने को इनऑर्गेनिक में पढ़ना है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, तो ये वाला क्लियर है जो अपने को केमिस्ट्री में काम आ रहा है। इतना क्लियर है सभी को कि क्या हो रहा है, कैटलिस्ट होता क्या है। अब ये जो कैटलिस्ट है इसकी हेल्प कैसे कर पा रहा है और क्यों कर पा रहा है, ठीक है। देखो एंजाइम वर्क कैसे करता है, एंजाइम क्या होता है, 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं, ये चीज अपन ने पढ़ी सबने। एक उसका स्ट्रक्चर बनाओ तो वुलन बॉल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वुलन बॉल में पॉकेट्स होते हैं सारे, इनको एक्टिव साइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 3 डिग्री प्रोटीन है, ठीक है। अब मान लो इसकी कुछ लिमिटेड एक्टिव साइट होती है ना, एक एंजाइम पे एक ही एक्टिव साइट ऐसा बोलते हैं शायद कि एक या एक से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव साइट नहीं होती है। वो एक बार देख लेना बुक में पॉइंट क्या दिया है कि कितनी एक्टिव साइट है, बट मुझे याद है कि शायद एक ही होती है, एक एंजाइम के पास एक चीज के लिए एक ही होती है, ठीक है। तो जो एक्टिव साइट्स है ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे आके इनकी हेल्प करते हैं। और हेल्प कैसे करेंगे, जो कैटलिस्ट है जैसे मान लो आयरन आया है तो आयरन का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो इसको हेल्प कर रही है साथ में रिएक्शन करने में, आया समझ में। इस आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ये इस एंजाइम के साथ काम कर पाए, समझ गए। वो होना ही चाहिए तभी काम करेगा, नहीं होगा तो फालतू भीड़ बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्लियर है। तो ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी इस आयरन और मैंगनीज के पास होनी चाहिए कि वो इधर आके एंजाइम की हेल्प करें, तो वो प्रॉपर्टी होती है ये फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स जो है इसके मतलब सारे डी ब्लॉक के अपने ट्रांजिशन वाले, ट्रांजिशन मतलब 1 से 9, ठीक है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करे, इसके लिए उनके पास क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, खाली डी के डब्बे होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कोई भी रिएक्शन का मतलब फाइनली ये होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करना। अगर मान लो डब्बे ही खाली नहीं है तो क्या ही इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करेगा। तो सबसे पहली चीज तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, खाली डब्बे, तभी वो कैटलिस्ट काम कर पाएगा। पूरा ही भरा हुआ तो क्या ही मतलब फिर, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए कि कभी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया, अनपेयर हुए, फिर सामने वाले से पेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। अगला लार्ज सरफेस एरिया, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन के मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे ना। जैसे इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं कि विलाई होती है, तो विलाई सरफेस एरिया बढ़ाती है ना। मान लो मेरी ये फिंगर से ये उंगलियां नहीं होती तो जगह कितनी है, सिर्फ इतनी, मतलब ऊपर से ऐसे देखो ना एक छोटा सा कर्व दिखेगा, तो उतनी जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई रिएक्शन करवानी है। या फिर इसको ऐसे समझो मैंने कलर लिया कोई, ठीक है, कलर यहाँ पे ढोल दिया, उंगलियां नहीं है अभी, इमेजिन कर लेना, ठीक है, गायब हो गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर ढोला इन नकल्स पे, ठीक है, तो यहाँ कुछ रिएक्शन हो सकती है। लेकिन मान लो ये नकल्स ऊपर ऐसे जादू से ऐसे उठ गए सारे और ये ऐसा दिख गया तुमको, ठीक है। तो पहले सरफेस कितनी थी, सिर्फ इतनी थी ना, बोले इतनी, अब वो सरफेस कितनी हो गई, ये नकल ऊपर हो गया तो ये पूरा पोर्शन बैक वाला, साइड वाला, फ्रंट वाला, साइड वाला, तो इतना सरफेस का एरिया बढ़ गया ना। अब इसके ऊपर कलर ढोलूंगा तो पूरा बहुत ज्यादा जगह मिल गई ना मेरे को। तो आयरन क्या करेगा, सरफेस मतलब कोई भी कैटलिस्ट सरफेस एरिया बढ़ाएगा रिएक्शन को होने के लिए, क्लियर है। तो लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। अगला दे हैव एडसॉर्प्शन पावर। देखो दो चीजें अलग होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडसॉर्प्शन, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडसॉर्प्शन। देखो बचपन से अपन एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, किसी भी चीज का एब्जॉर्ब, कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऊपर रखी तो अंदर पूरे अंदर तक चली गई। जैसे पानी फॉइल एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी में मैंने पानी डाला पूरा नीचे तक उतर जाता है, ये पता ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, पूरे सेंटर तक या पूरे में फैल सकता है वो चीज, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल चौक से देते हैं। चौक होती है ना बोर्ड पे लिखने वाली, चौक को पानी में डुबाओगे, चौक सिर्फ ऊपर से गिली होती है, अंदर से कभी गिली नहीं होती। तोड़ के देखते हो तो सिर्फ बाहर की लेयर गिली रहती है, अंदर से चौक सूखी ही रहती है। तो अगर सरफेस पे कोई चीज अटैच हो, बस अंदर तक पेनिट्रेट ना कर रही है इसमें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। और पूरा मान लो कोई ऐसी चीज में डुबाया
कि पूरा अंदर तक, पूरी चौक अंदर से गिली हो गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलूँगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे मिट्टी में पानी डालू, गमले में मैंने पानी डाला, तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर की लेयर पे पानी रहेगा, पूरे गमले की नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाती है, क्योंकि पानी ऊपर से होता है ना, नीचे तक रिस जाता है पूरा, क्लियर। जैसे रेन वाटर आ रहा है तो रेन वाटर पूरा जमीन के अंदर तक जाता है ना, तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सरफेस पे कोई चीज है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा सरफेस एरिया, अपने को तो रिएक्शन करवानी है ना, तो रिएक्शन ऊपर ऊपर की लेयर से ही हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो दे हैव एडजॉर्प्शन पावर, कि कोई भी चीज को एक लेयर तक रखे वो बस ऊपर की, क्लियर है। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जितने ज्यादा, देखो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा खाली डी के डब्बे होंगे, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोई भी कैटलिस्ट के पास, तब वो एंजाइम के साथ वर्क करके ज्यादा एफिशिएंटली चीजें करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन सी है, वैकेंट डी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और एडजॉर्प्शन पावर। ये 3 हाईली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी 2 भी है बट ये तो जरूरी है, क्लियर है, स्टार कर लेना उन चीजों को। अब इसके कुछ एग्जांपल आते हैं कि तुमसे पूछ लेगा आयरन कौन सी प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है, तो तुमको याद होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो ये सब चीजें पी ब्लॉक की है, पी ब्लॉक में हर रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आती है V2O5। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट लगता है, V2O5, याद रहेगा, ये याद ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट लगता है, वेनेडियम का ऑक्साइड, और कौन सा वाला, हाईएस्ट वाला, वेनेडियम का +5, हाँ ठीक है, वेनेडियम का +5 लगता है। हेबर्स प्रोसेस एक होती है, उसमें क्या लगता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट लगता है। अब ये प्रोसेस है क्या, इसमें क्या बनता है, क्या यूज होता है, ये सब पी ब्लॉक का काम है, यहाँ कोई नहीं पूछेगा। यहाँ बस इतना पूछेगा, आयरन देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सी प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। आयरन दिया और इन 3 के नाम और चौथा नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन सी में से यूज होता है, तो तुमको बताना चाहिए किस में यूज हो रहा है, बस इतना काम का यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या यूज होता है, वेनेडियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड। हेबर्स प्रोसेस में क्या यूज होता है, आयरन। और आयरन नहीं बोलते वो, उसका एक और नया वर्ड यूज कर लेगा, फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन का चूरा छोड़ा। तो देखो अगर एक बड़ा टुकड़ा लूंगा तो उसका सरफेस का एरिया कम है, लेकिन उसको जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा उतना उसको सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है। ऐसे इधर एक रैनी निकल भी आएगा, रैनी निकल भी मतलब होता है निकल का चूरा, ठीक है। फिर इधर आएगा हाइड्रोजिनेशन, तो उसको प्रॉपर वर्ड बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्ट लेता है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम से हाइड्रोजनेशन होता है कैटालिटिक, सब चीजें ये ऑर्गेनिक में आएगा, और ये दोनों पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया फॉर्मेशन में काम आती है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस शायद H2SO4। हमारे डी ब्लॉक में जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो इतनी ही है, क्लियर है। अब इधर जो चीजें लिखी है ना, ये तुमको याद करना चाहो तो याद कर लेना, नहीं याद करना चाहो तो कोई बात नहीं, बस कॉपी में लिख के रख लेना, ताकि कभी बाहर से ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कॉपी में देख सको कि हाँ चीजें अवेलेबल है, इसीलिए लिखवाया बस। अब ये क्या है, जो अपनी 3D सीरीज है ना पूरी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो जिंक तो पूरा भरा होता है तो उसको तो नहीं गिनते, तो स्कैंडियम से लेके कॉपर तक डब्बे खाली होते हैं थोड़े, तो वहां तक में कौन कौन से कब यूज होते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं अपन, याद इतना ही ये रखना है, ये नहीं होगा चलेगा। ये देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम देखो अभी उसका एक प्रॉपर्टी थी ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज्यादा तो शो करे, स्कैंडियम तो सिर्फ +3 शो करता है। इतना याद रखोगे कि स्कैंडियम +3 होता है सिर्फ, तो वेरिएबल नहीं है, उसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए वो शो नहीं करता, ठीक है। जिंक हाँ देखा है मैंने भी कहीं पे, हाँ वो क्यों है, कुछ और रीजन होंगे, ठीक है। चलो स्कैंडियम नॉट यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। वेनेडियम V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। मैं पहले स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम लिखना, फिर वेनेडियम, ठीक है। वो मैं तो 1 2 3 नंबर ऊपर नीचे लिखा गया। टाइटेनियम TiCl4 + Et3Al, Et3 मतलब इथाइल ट्राई इथाइल है वो, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट कुछ या एल्यूमिनियम जो भी है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आएगा, क्लियर है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथीन, देखो ये ऐसा था, पॉली इथीन था,
वो शॉर्ट में उन्होंने उसको बोल दिया पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होती है ना अपने प्लास्टिक वाली, तो पॉलीइथीन होता है, उसको शॉर्ट में मिक्स करके पॉलीथीन कर दिया है। तो इथीन बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉलीइथीन, उसको शॉर्ट में बोल देते पॉलीथीन। तो इथीन बहुत सारे कैसे जुड़ रहे हैं, इसके प्रेवेंस में, जिगलर नाटा की प्रेवेंस में। ठीक है, जिगलर नाटा का एक ये क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन सा वो यूज होता है, एल्यूमिनियम। पी ब्लॉक का एल्यूमिनियम से क्वेश्चन आता है कि जिगलर नाटा में एल्यूमिनियम होता है। हाँ, वो सारा तो फिर ठीक है, बट एल्यूमिनियम पे देखा है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, क्रोमियम Al2O3 प्लस Cr2O3, ये क्रोमियम एरोमेटाइजेशन के लिए। एरोमेटाइजेशन मान लो कोई लीनियर चेन है, ठीक है, लीनियर चेन को रिंग बनाने में उसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर चेन को रिंग बनाने में। ठीक है, एरोमेटिक रिंग बना दिया, तो उसमें क्रोमियम FeU, सब ऑर्गेनिक में आ जाएंगे, वहां याद हो जाएंगे, बट यहाँ एक बार ब्रीफ में देख लो। मैंगनीज MnO2 यूज्ड एज कैटलिस्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, KCl होती है, एक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है MnO2 की प्रेजेंस में, कोई काम का नहीं इतना। आयरन, आयरन की देखो ज्यादा रिएक्शन है, देख लेना। एनहाइड्रस FeCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, ये पढ़ोगे बाद में, तो वहां आता है ये। आयरन ट्यूब और ऑब्लिक करके डेल्टा का साइन बना रखा है, इसका मतलब होता है हीट, या फिर इसको बोलते हैं कि हीटेड आयरन रॉड, ये बोलते हैं ना। आयरन ट्यूब है लेकिन वो गर्म है, इतना याद रखो। ठीक है, तो हॉट आयरन ट्यूब ऐसा वर्ड लिखा जाता है ऑर्गेनिक में, हॉट आयरन ट्यूब। तो बेंजीन बनाने में किससे, एसिटिलीन से, तो ये भी एरोमेटाइजेशन ही हो गया ना। हाँ हाँ, बात कर, एसिटिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल, बेटा ये कैमरा उसको देखना ये, और बेंजीन क्या होता है, वही डब्बा। तो ये क्या बोल रहा है, बेंजीन बनाना किससे, एसिटिलीन से, तो ये भी तो एरोमेटाइजेशन ही हो गया। ठीक है, FeSO4 और H2O2 परऑक्साइड, फेंटॉन्स रिएजेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई ज्यादा काम का नहीं, हटाओ। N2+3H2 अमोनिया, ये क्या है, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। N2+3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन दैट विल गिव अमोनिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, याद रखना है ये। कोबाल्ट H, कोबाल्ट, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का 4, ये लिखा है वो। ठीक है, इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन इन ऑक्सो प्रोसेस, अभी बस रीड कर लो, कोई काम का नहीं है अभी। निकल, निकल में जो है रैनी निकल लिखा है ना, रैनी निकल मतलब निकल का चुराई है, क्योंकि अपन चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले, तो नॉर्मल निकल नहीं लिखते हैं, रैनी निकल लिखते हैं। नॉर्मल आयरन नहीं लिखेंगे, अगर फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल जो भी लिखे वो लिखते हैं। ठीक है, तो रैनी निकल क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है। कॉपर, इसका भी वही, हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, ये भी एरोमेटाइजेशन में, एसिटिलीन से बेंजीन। क्लियर है। चलो, तो ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है ना, उसमें यही चीजें काम की है, उसमें भी ये 3 मेन पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स फॉर द कैटालिटिक प्रोसेस या कैटालिटिक एक्टिविटी, और इनमें से कुछ एक पॉइंट गायब कर देगा और कुछ दूसरा पॉइंट डाल देगा। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट है, 5 पॉइंट है, याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तो तुम्हारा कैटालिटिक वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये कैटालिटिक वाला पोर्शन यहीं पे एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला जो हेडिंग है वो पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और ये देख लो सारे, PdCl2 और CuCl2, कॉपर की एक रिएक्शन में और काम आता है कॉपर, जिसको बोलते हैं वेकर्स प्रोसेस। और ये वेकर्स प्रोसेस है क्या, ये रही, अल्कीन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना डायरेक्टली। ठीक है, ये करता है CuCl2 PdCl2, और DMF करके एक ऑर्गेनिक में आएगा कंपाउंड बाद में, तब याद हो जाएगा, उसका लंबा चौड़ा नाम है DMF, और साथ में ऑक्सीजन। तो ये 4 चीज मिलती है, तब डायरेक्टली ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, अगला लिख रहा हूं मैं।